जी अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आपकी कम आ रही है जी। अस्सलामुअलैकुम। जी, अब आ रही मेरी आवाज़? मैंने जी ऑफ किया। ठीक है, मेरा माइक का मसला था, सॉल्व हुआ। जी, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बार फिर दूसरे सेशन में हाजिर हैं। मेरा नाम है इर्तिका इब्राहिम जी। जी, सॉरी। तो हम इस बार फिर दूसरे सेशन में हाजिर हैं जिसका नाम है कायनात की तकवीन और इर्तिका स्पेस साइंस की तरफ से, और हमारे साथ हैं सैयद मोहम्मद हाफिज हैं, जिनका पिछला सेशन यकीनन आप सबने सुना होगा और आप भी बहुत मुंतज़िर होंगे हमारी तरह कि आज हम अगले हिस्से की तरफ चलते हैं और मज़ीद कुछ गपशप सुनते हैं, नई चीज़ों के बारे में जानते हैं। जैसे कि पिछले लेक्चर में जो लोग मौजूद थे उन्होंने जाना कि किस तरह से कुछ डिस्कवरीज हुई, एंड्रोमेडा को कब देखा गया, किस एरा में कौन सी टेलीस्कोप से पहले हमने क्या क्या देखा, उसको समझा। इस तरह बहुत सारी ऐसी बातें थी, ऐसे राज थे जो हमें पिछले लेक्चर में हमें पता चले, हमने एंजॉय किया, हमारे इल्म में इजाफा हुआ मुख्तलिफ बात। तो आज हम इसके दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं बगैर किसी टाइम को ज़ाया किए। तो मैं बढ़ती हूँ वाक़िफ़ सर की तरफ। सर अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आपकी तरफ से माइक करेंगे। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। होपफुली सब सुनने वाले ठीक ठाक होंगे अपने घर में। यकीनन यूनिवर्स की क्रिएशन के हवाले से हमारी डिस्कशन चल रही है और आज उस हवाले से सेकंड सेशन है जी, हमारा सेकंड लेक्चर है। कायनात की जो क्रिएशन है या यूनिवर्स की जो जब यूनिवर्स बनी है और उसके बाद जो कुछ यूनिवर्स के अंदर हो रहा है, ये दोनों लिहाज से मैथमेटिकली भी और थ्योरेटिकली भी आसान बातें नहीं हैं। ये मुश्किल बात है कि यूनिवर्स बनी कैसे और फिर उसके बाद के इवेंट्स क्या हैं। तो कोशिश ये है कि इन सारे इवेंट्स को थोड़ा सा आसान करने की, आसान लफ्ज़ों में बयान किया जाए। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट कुछ डिफ़िकल्टी होती है, तो उसका कुछ किया नहीं जा सकता। उसके लिए फिर यही है कि आप थोड़ी कोशिश करें कि उस मुश्किल बात को समझें। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि जी अब बात को वहीं से कनेक्ट करूँ जहाँ से लास्ट टाइम हमने छोड़ा था, और यकीनन जो लोग हमारे साथ पहले लेक्चर से हैं वो समझ जाएंगे। जिन्होंने आज ज्वाइन किया उनके लिए थोड़ी सी, हो सकता है थोड़ी सी मुश्किल हो, लेकिन कोशिश ये है कि जी सबको बात समझ में आ जाए। चलें, यहाँ तक बात पहुँच चुकी थी कि हम आइडेंटिफाई कर चुके थे कि यूनिवर्स में गैलेक्सीज़ हैं, यहाँ तक बात पहुँच गई थी। हमारी भी एक गैलेक्सी है, हम भी एक गैलेक्सी के अंदर रहते हैं जिसको मिल्की वे गैलेक्सी कहा जाता है। और ये हमने सेटल कर लिया था मामला कि बाकी जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स, फजी ऑब्जेक्ट्स नज़र आते हैं टेलीस्कोप में से, आम आंख से नहीं, ये हमारी गैलेक्सी का हिस्सा नहीं है बल्कि दूसरी गैलेक्सीज़ हैं। लिहाजा अब मैं थोड़ा सा ये एक डायग्राम बना के भी आपको समझाता हूँ। ये जो गैलेक्सी है, फ़र्ज़ कर लें कि ये मिल्की वे गैलेक्सी है या वो गैलेक्सी है जिसमें हम रहते हैं। और ऑब्वियसली हर गैलेक्सी के अंदर बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं एंड दे आर ऑल रिवॉल्विंग अराउंड अ सेंट्रल ब्लैक होल। लिहाजा आप फ़र्ज़ कर लें कि ये वो गैलेक्सी है जिसमें आप रहते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी, सन जिसके अंदर मौजूद है। और एक गैलेक्सी और, एक गैलेक्सी और, इसका मतलब ये है कि पूरी कायनात में हमारी गैलेक्सी की तरह की बहुत सारी गैलेक्सीज़ जो हैं वो मौजूद हैं। और ये सारी गैलेक्सीज़ जो हैं ये हमारी गैलेक्सी से अलग हैं, ये कोई हमारी गैलेक्सी का हिस्सा नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर गैलेक्सी जो है वो कंप्लीट एक पूरा एक मैकेनिज़्म है। हर गैलेक्सी के अंदर स्टार्स हैं और हर गैलेक्सी के अंदर बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। और ये बात भी कंफर्म है कि हर गैलेक्सी के तकरीबन 50% स्टार्स के गिर्द प्लैनेट्स हैं। ठीक है, हमारी गैलेक्सी में ऐसा है तो बाकी गैलेक्सीज कोई अनोखी नहीं है उनमें भी ऐसे ही है, या ये समझ लें कि हमारी गैलेक्सी अनोखी नहीं है। लिहाजा हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी, उसमें 400 बिलियन स्टार्स तक हो सकते हैं। एस्टिमेट हमारा ये है कि जी 100 बिलियन स्टार से 400 बिलियन स्टार्स के बीच में हो सकते हैं।
और 400 बिलियन स्टार्स जो हैं उनमें से 50% स्टार्स जो हैं उनके गिर्द ऑन द एवरेज 4 प्लैनेट्स हैं। इसका मतलब ये है कि सिर्फ हमारी गैलेक्सी के अंदर 8 बिलियन प्लैनेट्स हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जितनी गैलेक्सीज यूनिवर्स में हैं उनमें इतने स्टार्स नहीं हैं जितने प्लैनेट्स हैं। खैर, हमारी आज की डिस्कशन प्लैनेट्स के हवाले से तो नहीं है, लेकिन बहरहाल ये मैंने आपको थोड़ी सी बात वैसी समझाई। बस मेरी कोशिश ये है कि जी मैं आज जो सोच कर आया हूँ वो सब कुछ डिलीवर करूँ, तो इसलिए साथ रहें और सुनते रहें जी तवज्जो से। नाउ ये जितनी गैलेक्सीज हैं उसमें से, अच्छा ये वाली जो गैलेक्सी जिसमें हम रहते हैं इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर से प्लॉट कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा डिस्टिंग्विश हो सके। ये जितनी रेड कलर से मैंने गैलेक्सीज बनाई हैं ये दूसरी गैलेक्सीज हैं, एंड दिस गैलेक्सी विच इज़ ब्लूइश जो मैंने ब्लू कलर से प्लॉट की, ये हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है। अब ये ऑब्जर्वेशन 1912 में हम कर चुके हैं। वेस्टो स्लाइफर ने ऑब्जर्वेशन की है कि जनाब सारी गैलेक्सीज जो यूनिवर्स के अंदर मौजूद हैं, और 99.999% एक आध को छोड़ के, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जितनी भी गैलेक्सीज यूनिवर्स के अंदर मौजूद हैं वो हमसे दूर जा रही हैं और आपस में भी एक दूसरे से दूर जा रही हैं। विच मीन्स दिस गैलेक्सी हेयर, सपोज it is moving in this direction, this galaxy here is moving in this direction, this galaxy is moving in this direction। तो हर गैलेक्सी इस तरीके से मूव कर रही है कि अब थोड़ी सी इसमें जनाब आपको हो सकता है समझने में थोड़ा सा टाइम लगे, बट मेरी कोशिश है जी ये सब कुछ आपको समझ में आ जाए। हर गैलेक्सी सिर्फ हमसे दूर नहीं जा रही। आप देखें ये इस तरफ को मूव कर रही है, ये गैलेक्सी इस तरफ को मूव कर रही है, इसका मतलब है ये आपस में भी एक दूसरे से दूर जा रही हैं। सो दैट सिंपली मीन्स कि सारी गैलेक्सीज हमसे दूर नहीं जा रही हैं। हमने कोई गुनाह नहीं किया, हम यूनिवर्स के सिर्फ कोई ऐसा कोई वर्स्ट पॉइंट पे नहीं रहते कि पूरी गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं। गैलेक्सीज आपस में भी एक दूसरे से दूर जा रही हैं, विच सिंपली मीन्स कि अगर आप किसी भी गैलेक्सी में रहते, किसी भी गैलेक्सी में आपका घर होता, तो आपको वहां से भी यही नज़ारा नजर आता कि जो यहां से नजर आ रहा है कि गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं। ये बात हमें पता कैसे चली कि गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं? ये ऑब्जर्वेशन है जनाब वेस्टो स्लाइफर की 1912 की ऑब्जर्वेशन है, लेकिन उसको कैसे पता चला? फिजिक्स में एक इफेक्ट है जिसको कहते हैं डॉपलर्स इफेक्ट। ये डॉपलर्स इफेक्ट क्या है कि अगर मैं अपनी लैब में, यहाँ ज़मीन पर अपनी लैब में हाइड्रोजन गैस या हीलियम गैस या जो भी कोई एक मैं एलिमेंट ले लेता हूँ, चलें हाइड्रोजन की एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं लैब में हाइड्रोजन गैस से निकलने वाली रेडिएशंस को चेक करूं, तो आपको मैं बता दूं कि हाइड्रोजन गैस में से सिर्फ और सिर्फ 4 विजिबल वेवलेंथ्स एमिट होती हैं। यानी हाइड्रोजन गैस सिर्फ और सिर्फ 4 ऐसी लाइट्स एमिट करता है जिसको आप देख सकते हैं। 4 वेवलेंथ्स हैं और ये चारों वेवलेंथ्स एक खास पैटर्न की हैं। सो ईच लाइन रिप्रेजेंट्स अ वेवलेंथ। सो इसको कहते हैं स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम। लिहाजा हाइड्रोजन गैस का जो स्पेक्ट्रम है इट ओनली कंटेन्स 4 विजिबल लाइट्स, ठीक है, और वो एग्जैक्ट उनकी जो वेवलेंथ्स हैं वो हमें मालूम है, हमने मेजर की हुई है। और जैसे ही ये पैटर्न आपको नजर आता है, 2 वेवलेंथ्स करीब, फिर एक दूर, फिर एक दूर, ये पैटर्न फौरन देखते ही आप पहचान जाते हैं कि जी ये हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है। दिस स्पेक्ट्रम बिलोंग्स टू द हाइड्रोजन। हर एलिमेंट का स्पेक्ट्रम अलग होता है, ये वाला स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन का है। ओके फाइन। अब जनाब आपने गैलेक्सी से आने वाली लाइट का स्पेक्ट्रम लिया, उसको एनालाइज किया और आपको पता चला जनाब इस गैलेक्सी के स्पेक्ट्रम में भी हाइड्रोजन गैस मौजूद है, यानी इस गैलेक्सी में भी हाइड्रोजन गैस मौजूद है, बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने लैब में एक्सपेरिमेंट किया था। लेकिन गैलेक्सी से जो लाइट आ रही है उसमें जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है वो थोड़ा सा मेरे लैब वाले एक्सपेरिमेंट से डिफरेंट जगह पे शिफ्टेड है, समथिंग लाइक दिस। इसका क्या मतलब हुआ, क्या नतीजा आपने निकाला कि जनाब ये जो 4 वेवलेंथ्स हैं ये बिल्कुल हाइड्रोजन वाली 4 वेवलेंथ्स हैं, यानी बिल्कुल वही 4 लाइट्स मुझे नजर आ रही हैं जो हाइड्रोजन गैस इमिट करती है, लेकिन ये चारों अपनी पोजीशन से थोड़ी सी हिली हुई हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी लैब के अंदर हाइड्रोजन गैस की वेवलेंथ्स कुछ इस तरह की हैं और गैलेक्सी से आने वाली हाइड्रोजन गैस की वेवलेंथ्स कुछ थोड़ी सी एक्सपेंडेड है। इसको कहते हैं रेड शिफ्ट। दिस इज नोन एज रेड शिफ्ट। रेड शिफ्ट का क्या मतलब होता है
कि जनाब जो लाइट आ रही है वो अपनी ओरिजिनल वेवलेंथ से थोड़ी सी स्ट्रेच है। इससे इसकी रीज़न क्या होती है? इसकी रीज़न ये होती है कि जिस ऑब्जेक्ट से वो लाइट आ रही है वो ऑब्जेक्ट स्टैटिक नहीं है, रुका हुआ नहीं है, बल्कि हमसे दूर जा रहा है। लिहाजा जैसे जैसे ऑब्जेक्ट हमसे दूर जाता है उसकी वेव्स स्ट्रेच होती चली जाती हैं, सो दैट इज कॉल्ड रेड शिफ्ट। और जितनी भी गैलेक्सीज वेस्टो स्लाइफर ने ऑब्जर्व की वो रेड शिफ्टेड थी, यानी सारी गैलेक्सीज जो हैं वो हमसे दूर जा रही हैं और आपस में भी एक दूसरे से दूर जा रही हैं। अब ये बात तो समझ आ गई जनाब, 1912 की बात है, ये तो हमें समझ में आ गई कि गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं। अब अगली बात सुने जी, मैं थोड़ी सी 2-3 मिनट लूँगा, ये एक हिस्ट्री में से मैंने गुजरना है। और लास्ट हमारी डिस्कशन जो थी उसमें एक क्वेश्चन भी किया था, कदीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनका एक क्वेश्चन भी था, तो मैं उसी क्वेश्चन को एक दफ़ा फिर एड्रेस करने लगा हूँ। बहुत तवज्जो रखना जी, बहुत तवज्जो रखना। नाउ 1912 में हमें पता चल गया गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं, एंड देन इन 1922 1922 में मैं आ गया हूँ जनाब, और एक मरतबा फिर थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली नहीं, थ्योरेटिकली हमें पता चला कि यूनिवर्स मस्ट बी एक्सपैंडिंग। इसको फाइंड करने वाले एस्ट्रोनॉमर जो थे जी, उनका नाम था फ्रेडमैन, अलेक्जेंडर फ्रेडमैन। इन्होंने थ्योरेटिकली हमें बताया, आइंस्टाइन की इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें बताया कि यूनिवर्स मस्ट बी एक्सपैंडिंग, इसको स्टैटिक होना नहीं चाहिए। सो इट वाज अ थ्योरेटिकल वर्क। उसके बाद जनाब हम आ गए 1924 में। अब तवज्जो रखना, ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं जनाब 1924 में हम आ गए। 1924 में बाकायदा ऑब्जर्वेशन करने के बाद ऑब्जर्वेशनल प्रूफ आया कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रही है। सो अगर आप पुराने लेक्चर में से कुछ लोग हमारे साथ हैं तो ज़रा मेरी बात सुने, ये थ्योरेटिकल प्रूफ तो 1922 में आ चुका था, ये 1924 की मैं बात कर रहा हूँ, जब प्रैक्टिकल प्रूफ आया कि यूनिवर्स मस्ट बी एक्सपैंड, इट इज़ एक्सपैंडिंग। और जनाब इसको पेश करने वाले जो एस्ट्रोनॉमर हैं वो है स्वीडिश एस्ट्रोनॉमर, उनका नाम था जी कैनूट, ठीक है, उन एस्ट्रोनॉमर का नाम है कैनूट। ओके, ये कैनूट जो है इन्होंने काम वो वाला किया है जो बाद में आपने हबल के सर लगाया है, ठीक है। हबल जो था, एडविन हबल, आपने कहा कि जी उसने प्रैक्टिकली, उसने मतलब बाकायदा ऑब्जर्व किया कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रही है, तो जनाब ये काम भी कैनूट पहले कर चुके हैं। इसका मतलब फिर वहीं हम आज आके वहीं के वहीं रुक गए जहां हम पहले लेक्चर में थे कि एडविन हबल साहब जो हैं, जो कि एस्ट्रोनॉमी में एक बहुत ही मशहूर नाम है, और हबल का नाम आते ही हम सब ताज़ीम के लिए खड़े हो जाए, जो एडविन हबल, क्या बात है जी। तो एडविन हबल से पहले कैनूट प्रैक्टिकली इस चीज़ को प्रूव कर चुके हैं। और अगर आप इवन इंटरनेट के ऊपर सर्च भी करें तो आपको ये मिलेगा कि जी हबल कंफर्म्ड द एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स। हबल, ये वर्ड है बकायदा, ये सेंटेंस बकायदा मिलेगा, हबल कंफर्म्ड। और उसने कंफर्म कब किया है? एडविन हबल ने 1929 में इस बात को कंफर्म किया है कि जी हाँ यूनिवर्स एक्सपैंड कर रही है। सो आप कंफर्म कर रहे हैं, किसकी बात को कंफर्म कर रहे हैं? दूसरे एस्ट्रोनॉमर्स के डेटा को कंफर्म कर रहे हैं। उसके बाद मैंने नाम लिया था जी जॉर्ज लमेत्री। तो जॉर्ज लमेत्री जो हैं उसके बारे में हमारे क्वेश्चन भी हुआ था कि जी लमेत्री ने थ्योरेटिकल प्रूफ दिया था। नहीं जी, लमेत्री ने थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल प्रूफ भी दिया था कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रही है, एंड इट वाज इन 1927। सो दैट सिंपली मीन्स कि मैं आ गया जनाब 1924 1927, दो बंदों के नाम ले रहा हूं और बात को आगे लेके जाने लगा हूं। एक है जनाब कैनूट और एक है लमेत्री। इन्होंने प्रैक्टिकल प्रूफ दिया है कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रही है, गैलेक्सीज को ऑब्जर्व किया, उनसे आने वाली लाइट को ऑब्जर्व किया और प्रैक्टिकल प्रूफ मिल गया। इसको फिर कंफर्म किया है जनाब हबल ने कि हाँ जी मैंने भी देखा है, ऐसे ही हो रहा है। तो ये तो कैसी बात है जी, बड़ी मज़ेदार बात है। इसका मतलब ये है कि अगर सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट को रिपीट करने से आप इतने मशहूर हो सकते हैं, तो मैं मौजूद हूँ जी, मैं हाजिर हूँ। आप मुझे बताएं, मैं सारे हिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स रिपीट करता हूँ और ये कहता हूँ जी कन्फर्म्ड बाय मी, कन्फर्म्ड बाय मी, कन्फर्म्ड बाय मी, तो फिर तो सारा क्रेडिट मेरा हो जाएगा, बिकॉज मैंने सबको कंफर्म किया और अपनी स्टैंप लगाई ऊपर कि जी कन्फर्म्ड बाय मी। सो हबल साहब जो हैं उन्होंने सिर्फ कंफर्मेशन की है, बाकी प्रैक्टिकल्स जो हैं वो पहले लोग कर चुके हैं।
तो बहरहाल जी, अगर कंफर्मेशन से कुछ हासिल होता है तो मुझे देना मेडल, मैं बैठा हुआ हूँ आपके सामने, मैं सब कंफर्म करूँगा। अभी कल परसों मैंने रिंग नेबुला कंफर्म किया कि हाँ है, चमक रहा है, बहुत अच्छा चमक रहा है, रिंग नेबुला बहुत अच्छा चमक रहा है। सो आई कंफर्म्ड इट। दें मुझे कोई मेडल शेडल दें, मेरे नाम पे कोई टेलीस्कोप रखें, कुछ करें ऐसा। सो पहली दफ़ा करना कुछ और है, और एक बंदा कंफर्म करके सिर्फ क्रेडिट लेके जा रहा है, तो बस बात यह है कि उसके पीछे कोई ना कोई ऐसी रीज़न होगी जिसकी वजह से वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया। चलें बारा जी, हम हबल हबल का पीछा छोड़ देते हैं, एडविन हबल का पीछा हम छोड़ देते हैं, और हम बात आ जाते हैं वापस अपनी बात के ऊपर। चलें, कैन्यूट हो गया, हबल हो गया, लमित्री हो गया, सब ने प्रूव कर दिया कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रही है। चले, बात हो गई, बड़ी मज़ेदार बात हो गई। अब हम यहाँ से आगे बढ़ने लगे जी। तवज्जो रखना, बहुत मज़ेदार और बड़ी ख़तरनाक बातें आने लगी हैं, तो थोड़ा हौसला भी रखना, क्योंकि पहली दफ़ा जब ख़तरनाक बातें आपको सुनने को मिलती हैं तो थोड़ा हौसला होना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही हौसला अपने अंदर रखना है आपने, जैसे आपको ये पता चल जाए बैठे बैठे कि जी आपके पेरेंट्स ने आपको ले के पाला था, तो जितना आप शोर मचाएंगे, नहीं नहीं मुझे पहले क्यों नहीं बताया, ओए मुझे कहाँ से लिया था, तो बस उतना ही शौक, जितना शौक इस बात से आपको लग सकता है, तो उतना ही शौक अब लगने वाला है जो बातें मैं आपको बताने लगा हूँ। सो नाउ, ये यूनिवर्स की एक्सपेंशन तो हो गई प्रूफ, चलें, अच्छी बात है। अब अगली बात यह है कि वंस अगेन ये हमें पता चला, और ये भी हबल ने भी कंफर्म किया और कैन्यूट ने भी कंफर्म किया, और उससे पहले और लोगों ने भी कंफर्म किया कि सिर्फ गैलेक्सीज हमसे दूर नहीं जा रही, जो गैलेक्सी हमसे जितनी दूर है उसकी दूर जाने की स्पीड उतनी ज्यादा है। अब मैं डायग्राम बनाने लगा हूं। अब चूंकि मामला बड़े लेवल पे चला गया, इसलिए मैं गैलेक्सीज को सिर्फ डॉट्स से रिप्रेजेंट करने लगा हूं, बिकॉज हमारी यूनिवर्स में गैलेक्सीज बहुत ज्यादा हैं। सो नाउ ये जनाब जितने डॉट्स मैं लगा रहा हूं, ये सारे के सारे डॉट्स गैलेक्सीज हैं, ठीक है। और आप रहते हैं जनाब इस गैलेक्सी के अंदर, ये वाली गैलेक्सी आपसे करीब है, ठीक है, इसका फासला आपसे कम है, और इसके दूर जाने की स्पीड भी कम है। ये गैलेक्सी आपसे थोड़ी दूर भी है, और इससे इसकी दूर जाने की स्पीड और ज्यादा है। ये गैलेक्सी आपसे और दूर है, और इसके दूर जाने की स्पीड और ज्यादा है। ये वाली गैलेक्सी आपसे और दूर है, और इसके दूर जाने की स्पीड और ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी कोई चीज दूर हो, जितनी कोई गैलेक्सी दूर होगी, उतनी ही तेज वो और दूर जा रही होगी आपसे। अगर आप मेरी बात को समझ रहे हैं जनाब, ये मैं इस पॉइंट पे ना, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मेरे पास टाइम बहुत है, लाइक इस लिहाज से कि इतवारें भी बहुत हैं, और हमने कोई बाउंड भी नहीं किया हुआ कि जी हमने अगली इतवार को ये लेक्चर फिनिश करना है। मेरे पास काफ़ी टाइम है, मैं आराम से समझाऊंगा आपको, तो ज़रा सुने मेरी बात। अब एक चीज़ आपसे 10 मीटर के फासले पर हो, एक चीज़ आपसे 100 मीटर के फासले पर हो, एक चीज़ आपसे 200 किलोमीटर के फासले पर हो, चलो अच्छी बात है, चीज़ें दूर हैं करीब हैं, बहुत अच्छी बात है, यूनिवर्स में ऐसा होता है। लेकिन जो चीज़ दूर है वो आपसे और तेज़ी से दूर जा रही हो, पहले ही दूर है, ऊपर से और तेज़ी से दूर जा रही हो। जो चीज़ रिलेटिवली क्लोज है वो आपसे दूर जाने का उसका रेट कम हो, तो ये बात जो है ये बड़ी अजीब बात है। और अब मसला यहां पर यह है कि हमें ये कैसे पता चले कि गैलेक्सीज का फासला हमसे कितना है, क्योंकि गैलेक्सीज का फासला अगर हमें नहीं पता चलेगा तो ये वाला जो लॉ है ये फिर इस्टेब्लिश नहीं हो सकेगा। मुझे पता तो चले कि जो गैलेक्सीज मुझे नजर आ रही हैं उनमें कौन सी करीब है, कौन सी दूर है। गैलेक्सीज का डिस्टेंस कैसे पता चले, प्रॉब्लम ये है। चलें, रेड शिफ्ट ने हमें ये तो बता दिया गैलेक्सी की स्पीड क्या है, किस स्पीड से गैलेक्सी हमसे दूर जा रही है, लेकिन गैलेक्सी का फासला हमसे कितना है ये कैसे पता चले। एस्ट्रोनॉमी में आज भी डिस्टेंस की कैलकुलेशन बहुत एक क्रिटिकल इशू है, ठीक है। आपको बताऊं कि डेफिनेटली ये जो जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपको नजर आते हैं, इवन आपके सोलर सिस्टम के अंदर जितने ऑब्जेक्ट्स हैं, आपको बताऊं इनके डिस्टेंसेस भी मालूम करने में आपको इशू हो जाता है। डिस्टेंसेस मालूम करना कोई आसान काम नहीं है, और फिर गैलेक्सीज की आप बात कर रहे हैं, बड़ा मुश्किल काम है। आपको कैसे पता चले गैलेक्सीज आपसे कितने फासले पर हैं। लिहाजा गैलेक्सीज के फासले को मालूम करने के लिए हमारे पास 2-3 से ज़्यादा नहीं, 2-3 मेथड्स हैं। बस तवज्जो रखना, ये बात आपको समझाने लगा हूं। कैसे पता चले गैलेक्सी कितने कितने फासले पर है। तो जनाब
इसके लिए एक बहुत ही, जिसको कहना चाहिए कि बहुत ज़बरदस्त एक बहुत ज़बरदस्त डिस्कवरी जो है वो हमने यूज़ की है। और ये डिस्कवरी ये है कि जनाब हमारी अपनी गैलेक्सी के अंदर कुछ ऐसे स्टार्स हैं जो वेरिएबल स्टार्स कहलाते हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं सेफिड वेरिएबल स्टार्स। ये जो सेफिड्स होते हैं, सेफिड वेरिएबल स्टार्स जो होते हैं, 2 मिनट मुझे और दे दें ताकि मैं इसके ऊपर बात कर सकूं, ताकि फिर मैं बात को आगे लेके जा सकूं, ठीक है जी। ओके, सेफिड वेरिएबल स्टार्स क्या होते हैं? सेफिड वेरिएबल स्टार्स ये होते हैं कि स्टार का जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हुआ होता है, तो स्टार पल्सेट करता है, ठीक है, स्टार का डायामीटर और स्टार की ब्राइटनेस पल्सेट करती है। सो इफ यू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन इट्स ब्राइटनेस, तो इसकी ब्राइटनेस दो वैल्यूज के बीच में पल्सेट करती है, इसको कहते हैं वेरिएबल स्टार। वेरिएबल स्टार्स में बहुत सारी टाइप्स हैं, उसमें से एक का नाम है सेफिड वेरिएबल स्टार्स, ये टाइप है। और जो सेफिड वेरिएबल स्टार्स हैं उनका टाइम पीरियड 1 दिन से 100 दिन के बीच में हो सकता है। यानी ऐसे स्टार्स भी हैं जिनकी पल्सेशन 1 दिन में कंप्लीट हो जाती है, कुछ की 2, कुछ की 100 दिन तक की पल्सेशंस हो सकती हैं। और जो स्टार जिसकी पल्सेशन का रेट जितना ज्यादा होगा, यानी जो लेट पल्सेट करेगा, उतना वो ब्राइट होता है। मैं अपनी बात को रिपीट करता हूं ताकि बात आप तक पहुंचे। सेफिड वेरिएबल स्टार्स पल्सेट करते हैं, उनकी लाइट कम ज्यादा होती है। कुछ स्टार्स जल्दी जल्दी पल्सेट करते हैं, कुछ स्टार्स जरा लेट पल्सेट करते हैं। तो जो स्टार लेट पल्सेट करता है वो ब्राइट होता है, और जो जल्दी जल्दी पल्सेट करता है वो थोड़ा सा डिम होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप सेफिड वेरिएबल स्टार्स को पहचान लें, अगर आपको ये पता चल जाए कि जी ये सेफिड वेरिएबल स्टार है, और आप उसको देखें और उसकी ब्राइटनेस के टाइम पीरियड को मेजर कर लें, तो आपको ये पता चल जाएगा कि जी अच्छा इसका टाइम पीरियड इतना है, तो इसकी एक्चुअल ब्राइटनेस इतनी है। सो यू कैन कैलकुलेट इट्स ब्राइटनेस। नाउ अगर ये सेफिड वेरिएबल स्टार्स दूसरी गैलेक्सीज में आपको मिल जाएं, जो कि हमें मिले, हमारी गैलेक्सीज में भी हैं, दूसरी गैलेक्सीज के अंदर भी मौजूद हैं, लिहाजा अगर ये सेफिड वेरिएबल स्टार्स दूसरी गैलेक्सीज में हमें मिल जाएं, मिसाल के तौर पे अगर आपको एक सेफिड वेरिएबल स्टार किसी एंड्रोमेडा गैलेक्सी या किसी नियर बाय गैलेक्सी में टेलीस्कोपिकली नजर आ जाए और आप कहें ओह ये वही सेफिड वेरिएबल स्टार है जो हमारी गैलेक्सी में भी है, और इसका टाइम पीरियड भी 20 दिन है, और वो फलां स्टार जो हमारी गैलेक्सी का है उसका टाइम पीरियड भी 20 दिन है, लेकिन दोनों 20-20 दिन वाले सेफिड वेरिएबल्स में ये डिम है, ये थोड़ा ब्राइट नजर आ रहा है। ऑब्वियसली वो डिम इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि दूर है, लिहाजा यहां से आप गैलेक्सीज के डिस्टेंसेस कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज आपको पता है कि यही स्टार करीब में कितना ब्राइट होता है और यही स्टार उस गैलेक्सी में कितना डिम है। सो यू कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस टू द गैलेक्सी। और बड़े मजेदार बात यह है कि सेफिड वेरिएबल स्टार्स से डिस्टेंस कैलकुलेट करने का यह तरीका, ये एक खातून की डिस्कवरी है, और बहुत मशहूर ये खातून है जनाब, एस्ट्रोनॉमर हैं जिनका नाम है लेविट, ठीक है जी, इनका नाम है लेविट। ये जनाब हेनरीटा स्वान लेविट, ये उनकी डिस्कवरी है, और ये डिस्कवरी 1908 की डिस्कवरी है। ये बहुत पहले की डिस्कवरी है कि सेफिड वेरिएबल स्टार्स जो हैं उनका टाइम पीरियड और उनकी ब्राइटनेस को देखकर हम डिस्टेंसेस मालूम कर सकते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द मेथड्स टू कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम द गैलेक्सीज। एक और मेथड भी है, और वो है सुपरनोवा स्टार्स, क्योंकि जो टाइप 1 सुपरनोवा स्टार्स हैं उनकी ब्राइटनेस पूरी कायनात में ऑलमोस्ट एक जैसी होती है। सो अगर आपको इस तरह का एक सुपरनोवा स्टार अपनी गैलेक्सी में नजर आ रहा है और वही सुपरनोवा स्टार उसी तरह का दूसरी गैलेक्सीज में नजर आ रहा है, तो आपको पता चल जाएगा यहाँ ब्राइट है वहाँ डिम है, क्योंकि वो गैलेक्सी हमसे दूर है। तो आप वहां से भी अंदाजा कर सकते हैं कि गैलेक्सी का फासला कितना है। क्या मैंने 2 बातें आपको क्या बताई, रिपीट कर लें इस बात को फिर आगे बढ़ते हैं। गैलेक्सीज का फासला मालूम करने का क्या तरीका बताया मैंने आपको? पहला तरीका सेफिड वेरिएबल स्टार्स, वेरिएबल स्टार्स जो हैं उनकी मदद से हम गैलेक्सीज के डिस्टेंसेस को मालूम करते हैं, जो कि बहुत एक अमेजिंग डिस्कवरी थी लेविट की। और दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया? टाइप 1 सुपरनोवा। टाइप 1 सुपरनोवा एक्सप्लोडिंग स्टार्स होते हैं, इनके ऊपर अलग से डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कभी मौका मिलेगा दोबारा करेंगे। सो हमें पता चल गया कि गैलेक्सीज कितने फासले पर हैं, और ये भी पता चल गया कि कितनी वेलोसिटी से दूर जा रही हैं। तो हमें पता चल गया कि जनाब जो गैलेक्सी हमसे दूर होती है वो उतनी ही ज़्यादा रफ्तार से हमसे और दूर जा रही होती है।
इसको कहते हैं जी हबल्स लॉ। वंस अगेन इट इज कॉल्ड हबल्स लॉ। और इसकी एक वैल्यू है, वो वैल्यू मैं यहां पर आपके सामने लिखने लगा हूं। तवज्जो रखना जी, बहुत तवज्जो रखना, बस टाइम मेरे पास थोड़ा सा लिमिटेड रिमेनिंग है। इसकी वैल्यू है जनाब, अच्छा एक और बात आपको बता दूं, एक बात और बता दूं माजरत के साथ। अक्सर मेरे साथ लेक्चर्स में ये हुआ है, क्लास में भी होता है, ऑनलाइन लेक्चर्स में भी होता है, और जहां जहां मैं गया हूं आज तक एक चीज मेरे साथ होती है, जब भी मैं बात कर रहा होता हूं ना और मैं कोई वैल्यू बताता हूं या कोई चीज बताता हूं, तो एकदम आगे से ना ऑडियंस से हाथ उठ जाते हैं, ये ऐसी नहीं है, ये ऐसे नहीं होता, ये वैसे नहीं होता, नहीं इसका ये नहीं, इसका। तो मैं उनसे कहता हूं सब्र से, सुकून से, मैं आ रहा हूं उस तरफ, थोड़ा सा सब्र सुकून। आपके अंदर जो इंफॉर्मेशन उमड़ के बाहर आना चाहती है मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूं, बट 2 मिनट सुकून कर लें, सारी बातें मैं बताने लगा हूं आपको, ठीक है। एक जगह पर मैं लेक्चर दे रहा था जनाब, मैंने कहा सन को नहीं देखना चाहिए, आंखें खराब हो जाती। अब मैं अगली बात ये करने लगा था कि फिल्टर्स के साथ सन को देखना चाहिए। अच्छा, बात कंप्लीट भी नहीं हुई, मैंने कहा सन को नहीं देखना चाहिए, एकदम आगे से एक साहब, नहीं जी हम तो सन को डेली देखते हैं, आप कहते हैं नहीं देख सकते, हम तो डेली देखते हैं, हमारे पास तो फिल्टर्स हैं। मैंने कहा जी यही बताने लगा हूं कि सन को डायरेक्ट मत देखें, बराए मेहरबानी फिल्टर से देखिए, यही बात। आप दरमियान में मुझे आपने रोक लिया, थोड़ा सब्र करें, सुकून करें। तो मैं अभी भी अपने सुनने वालों और देखने वालों से यही कहूँगा कि थोड़ा भाई सब थोड़ा सा सब्र और सुकून। अगर आप मेरी वैल्यू जो मैं लिखने लगा हूं उसके बाद एकदम बोलें ओ नहीं नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं, तो मुझे पता है सारी वैल्यूज मैं बताता हूं आपको, सब्र करें, ठीक है। चलें, हबल्स कांस्टेंट की वैल्यू है जनाब 70 किलोमीटर्स पर सेकंड पर मेगा पारसेक, ठीक है। ये जो मेगा पारसेक है ये भी मैं आपको बताता हूं कि जी ये क्या चीज है। हर एक गैलेक्सी जो हमसे कितने फासले पर, उसको हम लाइट ईयर्स में मेजर करते हैं, राइट। गैलेक्सीज के फासले को लाइट ईयर्स में मेजर किया जाता है। लाइट ईयर से भी एक बड़ी यूनिट है, उसका नाम है पारसेक। 3.26 लाइट ईयर का एक पारसेक है, ठीक है। 3.2 लाइट ईयर का एक पारसेक है, ये और बड़ी यूनिट है। असल में यूनिवर्स बड़ी बहुत है, हम जो स्केल चूज करते हैं यूनिवर्स उससे भी बड़ी निकल आती है, तो हम अपने स्केल को चेंज करते रहते हैं कि जी देखते हैं कहां पर हम यूनिवर्स को मेजर कर सकते हैं। सो पारसेक और फिर मेगा पारसेक। मेगा पारसेक इज अ वेरी वेरी बिग यूनिट। सो जो गैलेक्सी, सुनना मेरी बात तवज्जो से, जो गैलेक्सी 1 मेगा पारसेक दूर होगी आपसे, वो आपसे 70 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से दूर जा रही होगी। और जनाब जो गैलेक्सी 1 मेगा पारसेक से इतनी ही और आगे होगी, उसमें 70 का और इजाफा कर लें, यानी हर एक मेगा पारसेक के बाद दूर जाने की वेलोसिटी में 70 का इजाफा करते चले जाएं। सो दैट इज द रेट। अब कोई ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी हैं जो बहुत तेज हमसे दूर जा रहे हैं, वो कौन से ऑब्जेक्ट्स होंगे? जो बहुत दूर होंगे। और कोई ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी हैं जो उतना तेज दूर नहीं जा रहे क्योंकि वो हमसे करीब हैं। लेकिन ये जो गैलेक्सीज के दूर जाने का रेट है, ये जो यूनिवर्स के एक्सपेंशन का रेट है, ये डिफरेंट मेथड से अगर आप कैलकुलेट करें तो इसकी वैल्यूज डिफरेंट है। अच्छा, वो कैसे? अगर आप सेफिड वेरिएबल्स को बेस बनाते हैं तो वैल्यू डिफरेंट है। अगर आप टाइप 1 सुपरनोवा को बेस बनाते हैं, क्योंकि उससे आप डिस्टेंसेस कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आपका आंसर थोड़ा डिफरेंट आएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों मेथड्स, डिस्टेंस मालूम करने के दोनों मेथड्स आपस में मैच 100% नहीं करते। ये एक और प्रॉब्लम है। इसका ये मतलब हुआ कि अगर आप अपना मेजरिंग स्टिक ले लें, मैं अपनी मेजरिंग स्टिक ले लूं, और हम दोनों एक ही चीज का डिस्टेंस मालूम करें, तो आंसर एक जैसा नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि हमारे दोनों मेथड्स जो हैं ये अभी भी परफेक्शन में नहीं है, थोड़ा बहुत मसला चल रहा है। सो दैट मीन्स अगर आप गैलेक्सीज के डिस्टेंसेस को टाइप 1 सुपरनोवा से मालूम करते हैं तो गैलेक्सी का डिस्टेंस थोड़ा डिफरेंट आता है। अगर आप उसको सेफिड वेरिएबल से मालूम करते हैं तो डिस्टेंस थोड़ा सा डिफरेंट आता है। तो हबल्स कांस्टेंट जिसको आप कहते हैं, उसकी वैल्यू एक नहीं है। हर मेथड से हबल कांस्टेंट की वैल्यू डिफरेंट आती है। 70 भी आती है, किसी जगह पे 74 भी आती है, किसी जगह पे जनाब 67 भी आती है। ये जो 67 वाली वैल्यू है ये एक और तरीके से आती है। ये जो 74 वाली वैल्यू है ये सुपरनोवा से आती है। ये जनाब डिफरेंट वैल्यूज हैं। और एक दफा दोबारा मैं बता दूं कि जी इसका मतलब क्या है, यूनिवर्स आपकी किस रेट से एक्सपैंड कर रही है। हर
1 मेगा पारसेक के आगे जो गैलेक्सी होगी वो हमसे 70 किलोमीटर पर सेकंड के रेट से दूर जा रही होगी। ये ऐड करते चले जाएं, यानी ये बिल्कुल वैसी है जैसे आप एक्सेलरेशन के बारे में कहते हैं जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इट इज़ नॉट एक्सेलरेशन, मैंने एक मिसाल दी है। सो जो चीज़ 2 मेगा पारसेक दूर होगी वो 140 किलोमीटर पर सेकंड से दूर जा रही होगी। 70 ऐड करते चले जाएं। नाउ हियर द पॉइंट हियर इज, मैं उस बात पे पहुंच गया जहां मैंने आज तकरीबन बात को वाइंड अप करना है, तो बहुत तवज्जो रखना। अब इशू ये है कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रही है, चलें जी डिस्कवर कर लिया हमने, 1920s लग गए, 1930s लग गए, 1940s लग गए, यूनिवर्स एक्सपैंड कर रही है, ठीक हो गया, बड़ी अच्छी बात है। अब ये बताएं कि यूनिवर्स अगर एक्सपैंड कर रही है और गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो ज़रा इसको रिवर्स करें, थ्योरेटिकली इसको रिवर्स करें, इस फिल्म को ज़रा पीछे लाएं। हियर कम्स द प्रॉब्लम, ज़रा इसको रिवर्स करें, रिवाइंड करें। इसका क्या मतलब होगा कि जो गैलेक्सी इस वक्त इधर है वो कभी इधर भी थी, जो गैलेक्सी इधर है वो कभी इधर भी थी। सो सारी गैलेक्सीज ऑब्वियसली जब एक दूसरे से दूर जा रही हैं तो किसी वक्त में है वो कभी एक दूसरे के करीब भी थी। तवज्जो रखना मेरी बात पे। अगर और आप फिल्म को रिवाइंड करें तो गैलेक्सीज एक दूसरे के बहुत करीब थी। मैं गैलेक्सीज की बात कर रहा हूं, मार्कर्स की बात नहीं कर रहा कि जो मेरे हाथ में है, ठीक है। गैलेक्सीज की बात हो रही है, गैलेक्सीज जिनके डायमीटर जो है वो जिनके डायमीटर मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स में है, मैं गैलेक्सीज की बात कर रहा हूं। और गैलेक्सीज भी खुद भी मिलियंस एंड ट्रिलियंस की गैलेक्सीज करीब थी। तवज्जो रखना बिल्कुल, गैलेक्सीज करीब थी। अब पूरी कायनात कितनी करीब थी? पूरी कायनात अगर आज एक्सपैंड कर रही है और आप इस फिल्म को रिवर्स करें तो सारी कायनात एक दूसरे की बिल्कुल करीब थी, बिल्कुल करीब थी। हियर इज द प्रॉब्लम, जिस शक्ल में मैटर गैलेक्सीज में आज मौजूद है, एटम्स हैं, जिस तरह का मैटर गैलेक्सीज में मौजूद है, वो एक हद से ज्यादा स्क्वीज नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है कि ये सारी गैलेक्सीज इसी हालत में एक छोटे से स्पेस में नहीं आ सकती हैं। इधर आपको यह मानना पड़ेगा कि जब यूनिवर्स इब्तदाई हालत में ऐसी नहीं थी, यानी उसमें एटम्स नहीं थे, उसके अंदर पार्टिकल्स ऐसे नहीं थे जैसे आज नजर आते हैं। एक मिसाल दूं आपको, मिसाल देता हूं, शायद उससे बात समझ में आ जाए। ये मिसालें दे दे के समझा के आए, ठीक है। ये जो 25-26 साल से मैं टीचिंग कर रहा हूं ना जी, तो बुरा अक्षर है, समझा के आज भी समझा रहा हूं। सुनना मेरी बात की वजह से। कल हमारे घर में एक टेबल अराइव, हमने ऑनलाइन एक टेबल मंगाई है। बहुत तवज्जो रखना है इस एग्जांपल पे। एक छोटी सी टेबल है, वो हमने ऑनलाइन ऑर्डर की है। जब वो टेबल आई हमारे घर में तो बनी बनाई नहीं आई, उसकी टांगे, उसकी टॉप, उसके नट बोल्ट अलग अलग पैक किए गए थे और वो टेबल टोटली छोटी सी स्पेस में थी। जब मैंने देखा, मैंने कहा इसमें क्या है, ये डब्बे में क्या है? तो मेरे घर वालों ने कहा जी हमने टेबल ऑर्डर की थी। मैंने कहा टेबल इस डब्बे में किधर से आ गई? जब डब्बा खोला तो उसके अंदर पीसेस थे, जब उसको असेंबल किया वो इतनी बड़ी टेबल बन गई। को बात समझ आई? इतनी सारी गैलेक्सीज जब छोटी सी जगह में बंद थी तो इस शक्ल में नहीं थी, बेसिक पार्टिकल्स की शक्ल में थी, जिसको हम कहते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स। ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो हैं, ये वो पार्टिकल्स हैं जो हर चीज की बेस हैं। ये सारी गैलेक्सीज अपनी एलिमेंट्री पार्टिकल्स की शक्ल में थी और वो एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो हैं वो छोटी सी जगह में स्क्वीज हो सकते हैं। सो दैट सिंपली मीन्स कि यूनिवर्स अपने स्टार्ट के वक्त पार्टिकल्स की शक्ल में थी। क्या कहते हैं हम उसको, फिजिक्स वाले हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्री पार्टिकल्स, फंडामेंटल पार्टिकल्स। ये उस शक्ल में थी यूनिवर्स। अभी बात कंप्लीट नहीं हुई है, अभी मसला भी बाकी है। ये जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, हमने डिस्कवर किया है कि पूरी कायनात टोटल मिला के 16 या 17 किस्म के पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई है। ये जो कुछ भी आपको नजर आता है, ये 16-17 किस्म के बेसिक पार्टिकल्स हैं जिनकी रेपिटेशन से ये सब कुछ बना है। इसका मतलब है दोस पार्टिकल्स वर वेरी क्लोज टुगेदर। उन पार्टिकल्स को भी आप एक हद से ज्यादा छोटी जगह में बंद नहीं कर सकते। तो आपको यह मानना पड़ेगा कि वो पार्टिकल्स भी पहले किसी और शक्ल में थे, एंड दैट वाज एनर्जी। So that means the start of the universe was not from the particles. The start of the universe was from energy,
which converted into particles, which converted into atoms, which make the galaxies. So that is the Big Bang, right? यानी अब आपने बिग बैंग थ्योरी बना ली, तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ यूनिवर्स की एक्सपेंशन को डिस्कवर कर लेना मसले का हल नहीं था, आपको एक नया मसला दरपेश हो गया कि इतनी बड़ी कायनात जो फैलती चली जा रही है ये पैक कैसे थी, एंड देन आपको एक के बाद एक के बाद एक नया 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 नजरिया बनाना पड़ा, पूरी फिजिक्स को आपको चेंज करना पड़ा, और करते 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 आप इस नतीजे पे पहुंचे जो अब मैं आपको रिवाइज करने लगा हूं, आखिरी बात करने लगा हूं ताकि आपके क्वेश्चंस ले सकूं। तो कायनात कैसे बनी है? देयर वाज एन इवेंट कॉल्ड द बिग बैंग। बिग बैंग हुआ, उसमें से क्या निकला? उसमें से एनर्जी निकली, क्योंकि छोटी सी जगह में एनर्जी ही पैक हो सकती थी। फिर जब वो एनर्जी निकली तो एनर्जी ने अपने आप को पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया। पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने के बाद वो पार्टिकल्स जिनको हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहते हैं, बेसिक पार्टिकल्स कहते हैं, वो रोम अराउंड करते रहे, घूमते रहे इधर उधर। कुछ वक्त के बाद वो पार्टिकल्स मिलकर बड़े पार्टिकल्स में कन्वर्ट हुए। वो बड़े पार्टिकल्स जो हैं उन्होंने फिर एटम्स बनाए, उन्होंने फिर एलिमेंट्स बनाए। तो लिहाजा अब कायनात इस शक्ल में आ गई, यानी कायनात वैसे ही बनी है जैसे कोई जादूगर, जैसे कोई मैजिशियन टोपी के अंदर से, इतनी सी टोपी में से इतना बड़ा वो रैबिट निकाल लेता है और पता नहीं क्या क्या निकालते ही चला जाता है। बस यूनिवर्स भी इसी तरीके से फॉर्म हुई है। सो दैट मीन्स कि हमारी यूनिवर्स एनर्जी की फॉर्म में थी, पार्टिकल्स में कन्वर्ट हुई, और फिर अब इस फॉर्म में कन्वर्ट हुई जिस फॉर्म में आज आप उसको देख रहे हैं, और उसके बाद से ये आज तक फैलती चली जा रही है। यहां पर तो मैं बात को आज रोकूंगा, लेकिन बात खत्म नहीं हुई है, आज यहां से बात शुरू हुई है। अभी तो पहुंचे हम बिग बैंग के ऊपर, अभी तो पहुंचे हैं 2 लेक्चर्स के बाद, अभी तो पहुंचे हम बिग बैंग पे, अभी बात खत्म नहीं हुई। अभी अगले लेक्चर में इंशाल्लाह ताला आपको ये मैं इंशाल्लाह बात करेंगे इसके ऊपर कि जब यूनिवर्स बनी है तो असल में बना क्या बना। इधर सुन ले बात आखिरी, फिर मैं जाऊं नहीं, मैं क्वेश्चंस का आंसर दूं फिर जाऊं। ये जो कुछ भी आपको बोर्ड पे नजर आ रहा है, इसके लिए बोर्ड का होना जरूरी है, मैं हवा में ये नहीं बना सकता था, राइट? सो ये बोर्ड क्या है? दिस इज द प्लेन व्हाइट बोर्ड विच आई नीडेड टू प्लॉट समथिंग। सो हमें पार्टिकल्स और मैटर के लिए स्पेस चाहिए था। तो यूनिवर्स में पार्टिकल्स क्रिएट नहीं हुए, यूनिवर्स में पहले स्पेस क्रिएट हुआ है, फिर उसके अंदर पार्टिकल्स क्रिएट हुए। So the creation of the universe is not just the matter from the energy, it is actually the creation of space plus the time, and within the space time then the matter. So the problem is complex, right? It is not that easy. So यहाँ से हम अगले इतवार को बात को आगे लेके चलेंगे। आज के लिए जी मेरा ख्याल है इतना काफ़ी है, क्योंकि इससे ज़्यादा एस्ट्रोफिज़िक्स और कॉस्मोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी और फिज़िक्स अगर आप हजम करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा स्टमक डिस्टर्ब हो सकता है। सो आई स्टॉप हियर एंड आई वेट फॉर योर क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया मार्टिन सर, बिल्कुल आपने सही जगह पे स्टॉप किया है। पहले एक तो हम आगे लेके जाएंगे नेक्स्ट सेशन में, और बेहतरीन सेशन था आज का भी, और जिस तरह से आप इसको लेके चल रहे हैं आगे, वो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें खुलती जा रही हैं, क्लियर होती जा रही हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। तो इसी चीज़ के लिए हम बाकी लोगों को कहेंगे कि आपने यकीनन इंजॉय किया होगा, और आपके साथ कुछ सवालात भी जहन में आ रहे होंगे। टाइम बताते चलो, हमारे पास 18 मिनट का टाइम है, अभी आप आराम से अपने सवालात कर सकते हैं। अली शान ने हैंड रेज किया हुआ है काफ़ी देर से, तो आप कोई सवाल करना चाहें तो अपना माइक अनम्यूट कर दीजिए। अली शान। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक ठाक। अच्छा सर, क्वेश्चन मेरा जनरेट हुआ है आपके लेक्चर से, बहुत अच्छा लेक्चर था। आपने कहा कि पहले एनर्जी थी, एग्जैक्टली बिग बैंग में भी हम यही पढ़ते आ रहे हैं। बाद में लेकिन हमने ये पढ़ा था कि वो मैटर में कन्वर्ट हुई। यूजुअली फिजिक्स की हम डेफिनेशन यही पढ़ते हैं, लेकिन अभी मैंने एक न्यू चीज़ सुनी जिसमें आपने पढ़ा
कि एनर्जी जो है ना स्पेस में प्लस टाइम और फिर एनर्जी इन तीन चीज़ों में कन्वर्ट हो रही है एक पायम नॉट में। और उसके बाद गैलेक्सीज हमारी बन रही हैं वो पार्टिकल्स वगैरह। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जितनी भी गैलेक्सीज बननी है इनका तो फिर डिसीजन पहले से हो चुका हुआ है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ही, ठीक है ना। मैं इसको साइंस के क्योंकि गैलेक्सीज की बर्थ भी हो रही है तो इसके बारे में थोड़ा सा ना मैं चाह रहा हूँ। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया जी क्वेश्चन का। मैं जहाँ तक आपकी बात समझ पाया हूँ, मैं थोड़ा सा इसका इसका एक पहलू वो है जिसको मैं एक्सप्लेन करूँगा जी, एक पहलू वो है जिस पे एक और डिटेल डिस्कशन इंशाल्लाह ड्यू है, वो इंशाल्लाह फिर कभी। ये जो रिलीजियस पहलू है ना जी, इस पे यकीनन ये हमारे रिलीजियस जो बात है ना, इस्लाम जो हमें जो कुछ बताता है वो सबसे पहले हमारे सर आँखों पे। मैं पर्सनली ख़ुद भी रिलीजियस पर्सपेक्टिव को नंबर 1 रखता हूँ, बाकी चीज़ें नंबर 2 पे चली जाती हैं। लेकिन अभी जो आपका सवाल है इसका आंसर कुछ यूँ है कि जी गैलेक्सीज़ अभी बन रही तो हैं, उसके अंदर स्टार्स भी बन रहे हैं, लेकिन मैटर नया नहीं बन रहा। बिग बैंग में जितना मैटर बनना था वो बन गया है, एनर्जी जितनी क्रिएट होनी थी हो गई है। यानी उसके स्टार्ट में जितनी एनर्जी थी और उस एनर्जी ने मैटर की शक्ल इख्तियार की, उसके बाद मज़ीद कुछ कायनात में नया आ नहीं रहा, इनपुट नहीं हो रहा। जो ऑलरेडी मौजूद है वही अगली गैलेक्सीज़ को फॉर्म कर रहा है। यानी आज भी सितारे बन रहे हैं, गैलेक्सीज़ बन रही हैं, लेकिन वो पहले से मौजूद मैटर से बन रही हैं, मैटर दोबारा नहीं बन रहा। तो लिहाजा एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि जी इस्लामिक पर्सपेक्टिव जो है वो ये है कि ये सारी चीज़ें जो हैं जी इस्लाम ने हमें बिल्कुल बताई हैं, रिलीजियस वे में हमें मालूम है, लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि थोड़ी सी बात कोडेड है। तो जितने माहिरीन हैं वो अपने अपने लिहाज से इन सारी बातों की इंटरप्रिटेशन करते हैं। मैं अगर कुरान की किसी आयत की इंटरप्रिटेशन करूँगा तो मैं नहीं समझता कि जी वो इंटरप्रिटेशन पता नहीं किस हद तक सही होगी या नहीं होगी। लेकिन बहरहाल एक बस मैं आपको बात बता दूं, सारी बातों की एक बात, कि जितनी हमारी आज तक की ऑब्जर्वेशंस हैं और हमारी कैलकुलेशंस हैं वो इस्लामिक पर्सपेक्टिव से बिल्कुल भी अलग नहीं है। इस्लामिक पर्सपेक्टिव जो है वो बिल्कुल उसके साथ मैच करता है, बल्कि हमारी कैलकुलेशंस उसके साथ मैच करती हैं। बस बात इतनी सी है कि हम थोड़े से स्लो हैं, यानी बजाय इसके कि हम इस्लामिक पर्सपेक्टिव को पहले मान लेते, हम उन ढीठ लोगों में शामिल हैं कि हम कहते हैं नहीं हम खुद करके देखेंगे। जब हम खुद करके देखते हैं तो टाइम उसमें ज़्यादा हम लगा देते हैं, लेकिन बात वहीं पहुंचती है जो रिलीजन पहले से हमें बता चुका है। तो हमने थोड़ा सा ना इस मामले में अपने आप को ज़्यादा समझ लें कि ज़्यादा ही हमने कोई फन्ने खान अपने आप को समझा हुआ है कि जनाब हम रिलीजन की बात नहीं मानेंगे, खुद कर लेंगे, लेकिन बात फिर वहीं आ जाके पहुंच जाती है। सो हमारी यूनिवर्स में जो क्रिएट होना था हो गया है। आगे जो चीज़ें बन रही हैं वो इन्हीं की ट्रांसफॉर्मेशन से बन रही हैं, मैटर या एनर्जी नई फॉर्म नहीं हो रही है। दैट इज़ द पॉइंट। जी अली शाह, उम्मीद है कि आपको जवाब मिला होगा। इसके अलावा आयम मुबश्शिर हैं हमारे पास, छोटे से लिटिल, और काफ़ी देर से वो बेचैन है सवाल करने के लिए। जी मुबश्शिर बेटा, क्या कहना चाह रहे हैं आप? सवाल कीजिए प्लीज। बल्कि जब वेरिएबल स्टार्स के बारे में बात कर रहे थे, वो तो एक कॉमन वेरिएबल स्टार्स और एक वो सीपेड वेरिएबल स्टार्स, आर देयर आल्सो thermal pulsating stars as well, the ones that are about to die and actually grow and shrink. मैं आपकी कंप्लीट बात नहीं समझ पाया हूँ। वाज इट अ क्वेश्चन और जस्ट अ कमेंट? काइंडली रिपीट योर क्वेश्चन। पल्सेटिंग स्टार्स के बारे में आपने कुछ पूछा? Thermal pulsating stars which are about to die, which actually grow and shrink. हाँ जी, जो भी स्टार डाई होता है वो पहले ग्रो होता है अपने साइज में और फिर उसकी डेथ होती है। वो बेशक नॉर्मल स्टार हो या पल्सेटिंग स्टार हो, दोनों स्टार्स डाई आउट होने से पहले ग्रो कर जाते हैं साइज में। सो दिस इज अ कॉमन फैक्ट अमंग ऑल द स्टार्स। मुझे ये तो पता है, मगर stars like the sun which are about to die, do they before they die they just
Uh, and then which they shed off their rays and then die. Yes, the stars, just like the sun, they actually are called stable stars. They are not pulsating stars, so they are stable. So only at the moment of their death, the sun will expand, and then it will shrink. So it will not pulsate. It will not start pulsating. It will just, right now the sun is stable. It will just grow in its size, and then it will shrink, and that is it. That is the death of the sun. So you are mixing two things together. Pulsating stars are just doing this and this and this, even right now in the middle of their age. But the sun is not doing this like this, and it will not pulsate even at the end. It will just grow and suddenly shrink and die. So that is the case. I'm saying like 5 billion years into the future, the sun will grow into a subgiant. Yes, it will grow in a red giant. And then after the helium pulse, it will shrink again, and then it will start to grow and shrink. It will As the light comes, it will which will be the thermal pulsations. It will release up some kind of. it will just grow in size and then shrink. Maybe just one pulsation, more than that no, there are no just constant pulsations. जैसे कि वेरिएबल स्टार्स की हम बात कर रहे हैं, ऐसे सन नहीं करेगा इवन एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ. इट विल जस्ट ग्रो एंड देन श्रिंक एंड देन मे बी वंस मोर, ट्वाइस more than that, not more than that. I think it will do it just like 5 plus times, and then Okay, and then okay, it will okay. become a clear, then become a white one. Okay, thank you. थैंक यू. फिर आपको आंसर मिला होगा और मुझे बड़ा अच्छा लगा. ज़रूर हमारे आगे की सेशन ज्वाइन कीजिएगा. अच्छा, क्वेश्चन के बाद और किसी ने सवाल अपने करने हैं तो हमारे पास टाइम और मुख्तसर है, तकरीबन 10 मिनट है, तो आप उसमें 1 से 2 सवाल हम ले सकते हैं. Right, sure. तो अगर किसी के जहन में कोई सवाल. जी सईद अहमद अब्बासी साहब, कैसे हैं आप? जी सर, कहिए. अस्सलाम वालेकुम. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक. आज एक नई चीज़ नोट की कि सर बाकर साहब को भी गुस्सा आता है. नहीं सर का गुस्सा देख के मज़ा भी आया. नहीं अच्छा, सर मेरा एक सवाल है सर. जी जो कि बहुत ही यानी यूनिवर्सल किस्म का सवाल. जी प्लीज. What before the Big Bang? अच्छा नहीं, गुस्सा मुझे कब आया पहले ये बताएं. हाँ सर, आपको आया, हमने फील किया. नहीं, वो किस वक्त मुझे नहीं पता चला. जिस वक्त मैंने ज्वाइन किया, शायद 9:15 या 9:18 पे. अच्छा नहीं, वो गुस्सा नहीं था. इट वाज मैं सिर्फ मैं बताऊं आपको. जी. गुस्सा नहीं था, वो जब आप बात को बड़ा जोर देके कहते हैं ना, हाँ एक्सप्रेशन आपका ये आता है कि बस जो मैं बता रहा हूँ ना, तो प्लीज अंडरस्टैंड कर ले, समझ ले. तो वो लगा होगा इनको भी शायद गुस्सा है. नहीं. अच्छा, मैं पहली बात तो ये कि जस्ट लाइक ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, गुस्सा सबको आता है जी, मुझे भी आता है. लेकिन वो जो आपने महसूस किया वो गुस्सा नहीं था. वो जब आता है वो और तरह का होता है. वो गुस्सा नहीं था. मैं सिर्फ वो नहीं, वो आपके साथ नहीं होगा. वो बाहर कहीं किसी के साथ हो जाए, वो भी साल में कोई एक दफ़ा होता है, वरना नहीं होता. अच्छा, व्हाट वाज बिफोर द बिग बैंग इज डेफिनेटली, इसको कहते हैं हम बाउंड्री कंडीशंस. फिजिक्स में बाउंड्री कंडीशंस का मतलब ये होता है कि जो ऑलरेडी हो रहा है उसको देखते हुए हम गेस करने की कोशिश करते हैं कि पीछे क्या था और एंड पे क्या होगा. बाउंड्री कंडीशंस. सो हमें यूनिवर्स की बाउंड्री कंडीशंस जो हैं वो 100% श्योर नहीं है. यानी यूनिवर्स एग्जैक्टली कैसे बनी है, हमने ये तो कह दिया कि जी एनर्जी क्रिएट हुई थी, बट एग्जैक्टली वो एनर्जी क्यों क्रिएट हुई, उसके पीछे क्या मोटिव था. हमारी करंट सिचुएशन और करंट जो सिनारियो है वो हमें बिग बैंग से पीछे नहीं लेके जाता. सो मैं एक जुमला कहता हूँ जी. ये जुमला वैसे तो मैंने नेक्स्ट लेक्चर के लिए बचा के रखा हुआ था, लेकिन अभी आपने क्वेश्चन किया तो अभी बोलता हूँ कि हर इवेंट अपना कोई निशान छोड़ देता है. जैसे आप कहते हैं ना, चोर जो है वो ज़रूर कोई निशान छोड़ के जाता है. तो आई बिलीव कि कोई यूनिवर्स के स्टार्ट के शुरू से, मतलब जिसको बिग बैंग कहते हैं, उससे भी पहले की कोई ना कोई निशानी होनी चाहिए यूनिवर्स में, जिससे हमें पता चले कि ये सारे इवेंट्स क्यों हुए थे. बस अभी तक हमारे हाथ ऐसी कोई चीज़ लगी नहीं है कि हम बिग बैंग से पहले की कोई कंडीशन जो है उसको हम गेस कर सकें.
सो दैट इज़ माई आइडिया कि कोई ना कोई चीज़ हमारे हाथ आनी चाहिए। फ़िलहाल हम कुछ कह नहीं सकते, द आंसर इज स्टिल नो। ये है जी। ओके सर, ओके। जी शुक्रिया सईद अहमद खान। मुबशिर ने दोबारा से हैंड रेज कर दिया है और मुझे लगता है कि मेरे सवाल और जवाब में हमारा ये सेशन एंड हो जाएगा। जी मुबशिर, हमारे पास बहुत मुख्तसर वक्त है, 6 मिनट चल रहे हैं। What's your favorite astro thingy? What you call it? Astronomy movie. Okay. What is my favorite sci-fi movie? My favorite space related movie, that is hard to answer because there are not one, there are more than one, but Mission to Mars, चलें Mission to Mars कर लेते हैं, it is my favorite movie. Or him. जी Mission to Mars. ये तो मुबशिर एक लंबी फहरिस्त निकल आएगी। आप जी हाँ, जी हाँ। बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं जो साइंस में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं और आप हमें पर्सनली कांटेक्ट कीजिएगा तो हम आपको ज़रूर बिल्कुल जी, रेफर भी बिल्कुल, करेंगे कि बिल्कुल। आप ये सीरीज़ और ये मूवीज़ देखें। अच्छा जी, यासिर अली आवाज हमारे साथ हैं। जी, यासिर अली। टाइम बहुत कम रह गया, उसके बाद हम सलमान हैदर की तरफ भी चलेंगे। जी यासिर, जी, जी, यासिर अली। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या अस्सलाम हाल है? वालेकुम, कैसे अस्सलाम हैं? वालेकुम। उम्मीद है ठीक ही होंगे और इतने सवाल जवाब के बाद भी आप ठीक हैं तो फिर सलूट है सर। बहुत शुक्रिया जी, मैं ठीक हूँ। सर मेरा एक ही सवाल है और वो इल्म मुबशिर जो बच्चा है उसने मैंने किया भी था। जी। मैंने कहा आपको बस वो बता दूंगा कि नेक्स्ट इंशाल्लाह जो हमारा सेशन होगा, उम्मीद है उसके अंदर इसका जवाब यकीनन शामिल आप करेंगे भी। बस सिर्फ एक रिक्वेस्ट थी कि सर जैसे कि हम ये सुनते आ रहे हैं कि एंड्रोमेडा जो गैलेक्सी है वो हमारे करीब आती जा रही है और एक वक्त आएगा कि हम और वो जब जान दो कल्ब हो जाएंगे। तो अगर ऐसा ही है और ये है तो वो एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स और ये क्योंकि उससे कॉन्ट्रडिक्ट करती है बात और यकीनन ये एक डिटेल्ड है, वो मैं समझता हूँ इस टॉपिक को मुकम्मल टाइम दिया जाएगा तो वो नेक्स्ट सेशन में सर इसको भी ज़रा इंक्लूड कर दीजिएगा। मेरे जैसे और भी बहुत सारे हैं जिनको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा, तो सर ये रिक्वेस्ट थी। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। असल में यूनिवर्स की एक्सपेंशन का जो डेफिनेशन है वो ये है कि यूनिवर्स की एक्सपेंशन अनबाउंड सिस्टम्स में हो रही है। तो जो ग्रेविटेशनली बाउंड सिस्टम्स हैं उनमें एक्सपेंशन नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है, ये जैसे आपने कहा लंबी बहस है। पूरी यूनिवर्स जनरली एक्सपैंड करना चाहती है, लेकिन अगर उसके अगेंस्ट ग्रेविटी ने दो चीज़ों को घेरा हुआ है तो वो एक्सपेंशन उसमें फिर नज़र नहीं आती, सॉर्ट ऑफ कैंसिल आउट हो जाती है। मैं और ये मोबाइल फ़ोन एक दूसरे से दूर क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि हम दोनों अर्थ के ऊपर हैं, फ्रिक्शनल फोर्सेज हैं, ग्रेविटी है। अगर ये ना होती फोर्सेज तो ये अभी तक ये सेल फोन भी मुझसे दूर चला जाता, क्योंकि यूनिवर्स की एक्सपेंशन एक जनरल एक्सपेंशन है। एवरीथिंग इज गोइंग अवे फ्रॉम एवरी अदर थिंग अनलेस कि वो सिस्टम बाउंड हो। बाउंड सिस्टम्स दूर नहीं जाते, बाकी जो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करते उसमें ये एक्सपेंशन नज़र आती है, बाकी होती हर चीज़ के अंदर है। तो ये वो बात है कि जनाब जो बड़ी ख़तरनाक बात है, इंशाल्लाह इस पर अगला लेक्चर इसी के ऊपर है इंशाल्लाह। शुक्रिया यासिर अली आवाज। फरहान हैदर की तरफ चलते हैं और ये आखिरी सवाल हम ले लेंगे। फरहान हैदर जी सवाल। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो सर आपको सलामत है अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त जितने भी जिन्होंने हमें ज्वाइन किया हुआ है खिदमत में हमारा सलाम। और उसके बाद सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ जो इस सेशन में मौजूद है और ख़ासकर आज के हमारे जो सबसे एक छोटे दोस्त हैं। अब सॉरी मुझे सही तरह से नाम नहीं पता कि क्या नाम है, लेकिन मुबशिर आगे आ रहा है जी। तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। और बस यही है कि इंशाल्लाह ये आज देख के इतनी खुशी हुई है, यकीन करें कि पहले वाले सेशंस एक तरफ और इनका इस सेशन में आना और फिर इस तरह के सवाल करना मेरे लिए तो बहुत जो है ना ये इंटरेस्टिंग भी है और खुशी हो रही है इस चीज़ की। बिल्कुल बिल्कुल। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। ये दूसरा सेशन है जिसके अंदर आपने कम से कम ये बता दिया है कि सिर्फ पाकिस्तानी इस काम में आगे नहीं है कि नाम ले लें मतलब अपना और काम बेशक किसी तो ये अंग्रेज भी करते हैं। नहीं जी, ये जैसे कायनात की एक्सपेंशन जो है ना वो हर जगह हो रही है, वैसे ये वाली चीज़ भी हर जगह हो रही है। बिल्कुल। बाकी
तमाम जो भी इस वक्त में हमारे मेंबर्स हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप अपने बच्चों को भी इसमें शामिल करवाएंगे। जिस तरह से ये बात इल्म है या आयाम है, आई एम सॉरी, मुझे कंफर्म नहीं है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हमारे साथ जो है ना इस तरह के और भी बच्चे होंगे जो इस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं इंशाल्लाह। तो ये हमारी एक अचीवमेंट है और इसमें तमाम जो भी इस वक्त मौजूद हैं सबका क्रेडिट उसको जाता है। थैंक यू सो मच वंस अगेन स्पेस साइंसेज ग्रुप। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और ये मैं जब भी हम ऐड अपना बनाते हैं और शेयर करते हैं तो लाजमी हम लिखते हैं कि आप इस लिंक को अपने दोस्त, अहबाब, घर वालों के साथ शेयर करें, उनको भी इस प्रोग्राम में लेकर आए, और खास तौर पर बच्चों को, क्योंकि यही बच्चे हमारे मुल्क में मुस्तकबिल में तरक्की लेकर आएंगे। बिल्कुल, तो ज़रूर आप लोग लिंक को आगे भी शेयर करें। जी सर, इख्तिताम की तरफ चलें, सके 2 मिनट रहते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल, ज़रूर। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया आप तमाम हज़रात का भी जो तशरीफ़ लाए और इतना इंटरेस्ट लिया आपने। इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम फिर इसी जगह इसी वक्त हाजिर होंगे। वाक़ई आपको भी बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ जी, अल्लाह हाफ़िज़ जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़ जी, थैंक यू।